अध्याय 5। क्या आपके पास टिकट है? मुझे लगता है कि चूंकि मैं एक ग्रामीण की तरह लग रहा था इसलिए उन्हें संदेह हुआ। बिल्कुल, हम नाविक ने टिकट की सावधानीपूर्वक जांच की। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि मैं दुनिया के शीर्ष जादुई शहर आर्केनियम में तस्करी करने की कोशिश करूंगा। झिझक भरी अभिव्यक्ति के साथ नाविक मेरे सामने से निकल गया। हवाई जहाज पर चढ़ते ही मेरे पास आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत खूब, भले ही मैं हवाई जहाज पर था, वह एक हवाई जहाज था। शब्द और माहौल दोनों में मीलों का अंतर था। हवाई जहाज लगभग एक क्रूज जहाज के आकार का था, और जब आप सोच रहे होंगे कि पास के आर्केनियम की यात्रा करना कितना शानदार हो सकता है, तो ध्यान रखें कि यह स्टेला अकादमी की ओर जाने वाला एक हवाई जहाज था। विमान में सवार अधिकांश यात्री स्टेला अकादमी जा रहे धनी परिवारों के छात्र थे। कुछ देर बाद जहाज के इंजन की गड़गड़ाहट हुई और जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि ठंडी हवा मेरे गालों को चूम रही है, मुझे पता चल गया कि जहाज बहुत पहले ही इस नश्वर भूमि को छोड़ चुका है। एयरशिप में हवाई जहाज की तरह घुटन महसूस नहीं होती थी, जहां से आप केवल एक छोटी सी खिड़की से ही बाहर देख सकते हैं। शायद इसीलिए बाहर मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक छात्र मौजूद थे। उस झटके को इधर उधर ताकते हुए देखो। क्या आप पहली बार किसी हवाई जहाज पर गए हैं? आप गांव के ही होंगे। टस्क स्टेला दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अकादमियों में से एक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे आम लोगों को इसमें भाग लेने की अनुमति क्यों देते हैं। कैसी निराशा है, मुझे भी यह समझ नहीं आया। मैं अपने आसपास की अवमानना को सुनने में सक्षम था क्योंकि मेरी सुनने की क्षमता संवेदनशील थी। अमीर बच्चे एक जैसे ही होते हैं, चाहे धरती हो या जादुई दुनिया। किशोरों के गपशप के स्तर से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। मैं हर किसी को बाथरूम में बुलाना चाहता था और उनके बालों को शौचालय के कटोरे में गीला कर देना चाहता था, लेकिन मैं पीछे हट गया क्योंकि मैं इन किशोरों की तरह नहीं बनना चाहता था। देखो, वे धूम्रपान कर रहे हैं, और मैंने एक वयस्क की तरह व्यवहार किया। लोल, हाँ, आर्केनियम किशोरों के लिए धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। नाविक उन छात्रों की ओर दौड़ा जिन्हें मैंने बताया था। यह एक सिगरेट है। आखिरकार, अपने सामान की जांच करते समय, उन्हें सिगरेट का एक भंडार मिला। ऐसी स्थिति में, एक औसत छात्र का रवैया तय हो जाएगा। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो स्वीकार करें कि आपके पास इसका स्वामित्व नहीं है। जाने देना। मैं एडोलेविट साम्राज्य के बैरन डेनिंगटन का उत्तराधिकारी हूँ। यदि आप कुलीन हैं, तो अपनी कुलीन स्थिति पर जोर देकर धमकी दें। हालांकि, स्टेला की उड़ान में बड़प्पन या कुछ और महत्वहीन था। उन्हें आते ही स्कूल के सख्त नियमों का पालन करना पड़ा। नाविक ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, हालांकि यह अनावश्यक था। अचानक, बैरन डेनिंगटन के उत्तराधिकारी ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। नाविक एक कदम पीछे हट गया, और छात्र रास्ता बनाने के लिए अलग हो गए जैसे कि वे सम्मोहित हो गए हों। दुनिया लगभग रुक गई और हंगामा तब शांत हो गया जब एक लड़की सामने आई। वे चांदी के बाल बेतरतीब ढंग से लहरा रहे थे लेकिन फिर भी अनुग्रह से चमक रहे थे, और उसकी लाल आंखें, खून से भी अधिक गहरी, किसी को भी स्तब्ध करने की शक्ति रखती थीं, जबकि उसकी सुंदर उपस्थिति ने उसके आसपास के सभी लोगों की उपस्थिति को धुंधला कर दिया था। अन्य लोग 480 पी दुनिया में रहते थे, जबकि वह 1080 पी पूर्ण एचडी दुनिया में रहती थी। इतनी स्पष्ट और जीवंत उपस्थिति के साथ, उसकी पहचान का अनुमान लगाना बहुत आसान था। होंग बियोन एडोलेविट साम्राज्य की राजकुमारी। जब मैंने उसे देखा तो मेरा पहला विचार था, वाह, वह एक सेलिब्रिटी है। लेकिन फिर मुझे उस पर दया आ गई। इस कहानी में होंग बियोन एक खलनायक थी। इसके साथ ही उसका अंत बुरा हो गया। एडना के साथ घबराहट भरी लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद विभिन्न तरीकों से उसका अंत होना तय था। कुछ अंत में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि कुछ में उसे पूरे स्कूल द्वारा धमकाया गया और फिर निष्कासित कर दिया गया। यहाँ तक कि उसे अनंत काल तक दंडित करने के लिए ग्रामीण इलाकों में कैद कर दिया गया। सबसे बुरे मामलों में, उसे इस हद तक अपमानित किया गया कि वह फिर से अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गई।
ऐसा प्रतीत हुआ कि वे जानबूझकर होन बी योन के चरित्र को खराब अंत देने का प्रयास कर रहे थे। पी राजकुमारी। डेनिंगटन परिवार का वारिस अपने राज्य की राजकुमारी को देखकर कांप उठा। हालांकि होन बी योन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे केबिन में हंगामा मच गया। उसने बस एक तिरस्कार भरी नजर घुमाई और उसके पास से चली गई। एक संक्षिप्त क्षण के लिए मेरी नज़र होन बी योन की पीठ पर टिकी रही, क्योंकि उसके बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। ये खेल में उसकी पहली उपस्थिति से बहुत दूर था। अपनी खलनायक उपाधि के बावजूद एक कारण था कि वह कई पुरुष खिलाड़ियों के बीच लोकप्रिय थी। ये थोड़ा डराने वाला जरूर था। वह प्यारी थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने उससे बात की तो मुझे डांट पड़ेगी। होन बी योन को जाते देख मैं केबिन में दाखिल हुआ। दोपहर के भोजन का समय था और केबिन में सुविधा स्टोर थे, इसलिए कई छात्र नाश्ता कर रहे थे। कीमत बहुत ज्यादा है। उस कीमत पर मैं भरपेट खाना खा सकता था और कॉफी पी सकता था। जब मैंने अपने बगल में छात्रों को फुसफुसाते हुए सुना, तो मैं एक कुर्सी पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखता रहा, ये सोचते हुए कि अभी भूखा रहना बेहतर होगा और बाद में जब मैं आर्केनियम पहुंचूंगा तो खाऊंगा। अरे, क्या वह आइजेल वहां नहीं है? मैं समझता हूँ। ईसेल, गद्दार, ग्रैंड ड्यूक मॉफ की सबसे बड़ी बेटी। शश, इसे सामने मत लाओ। अगर उसने सुन लिया तो क्या होगा? ये सही है। आइजल, एक परिचित नाम। छात्रों की नजरों का अनुसरण करते हुए मैंने कोने में बैठे एक अकेले व्यक्ति को किताब पढ़ते हुए देखा। उसके आसमानी नीले बाल थे और होन बी योन की तरह एक सुंदर कुलीन उपस्थिति थी, जैसे कि भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया हो। वे चेहरे की विशेषताएं और आभा जो किसी के भी साथ को अस्वीकार करती प्रतीत होती थी, मुझे निश्चित रूप से परिचित लगती थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। मैंने जल्दी से स्पेक निकाला और उसकी जानकारी जांची। आइसेल मॉफ, दुखी मालकिन, पिज्जा और अचार का सूप बहुत पसंद है। ग्रैंड ड्यूक मॉफ की सबसे बड़ी बेटी। पिता मर चुके हैं और परिवार बर्बाद हो चुका है। बाद में मर जाता है। क्या बिल्ली है? क्या वह मनहूस मालकिन थी? उसने मुझे उस भूरे कपड़े वाली लड़की की याद दिला दी जिसे मैंने आज सुबह देखा था। मैं निश्चित नहीं था, लेकिन ग्रे रोबर और ईजेल एक ही व्यक्ति थे। वैसे भी मैंने इसे महत्वपूर्ण एजेंडे में से एक के रूप में नोट किया है। इन विशिष्टताओं में मौजूद जानकारी समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने अनूठे तरीके से एकत्र की गई जानकारी का सारांश थी। बेशक मैंने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि शुरुआत में मुझे खेल के पात्रों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आइजेल नाम की लड़की खास तौर पर अपरिचित थी। जिस बात ने मुझे सबसे अधिक चिंतित किया वह बाद में मर गया भाग था। समुदाय के सदस्यों ने किसी चरित्र का वर्णन करने के लिए शायद ही कभी मृत्यु शब्द का उपयोग किया हो। चूंकि यह एक सिमुलेशन गेम था, इसमें कई मार्ग और संभावनाएं थीं, इसलिए यदि उसे एक बार भी बचाया जा सका तो मृत्यु शब्द सामने नहीं आएगा। हालांकि 10 वर्षों के दौरान अनगिनत खिलाड़ियों के कई प्रयासों के बावजूद वह लड़की आइजेल एक बिल्कुल निराशाजनक चरित्र प्रतीत होती है। दूसरे शब्दों में, चाहे वह कहीं भी या कैसे भी मरे, लड़की की मृत्यु अजेय है। उसके पिता की संभवतः डार्क डेमन्स द्वारा हत्या कर दी गई थी। डार्क डेमन्स, जिनके पास जादुई शक्तियां थीं, ने दूसरी दुनिया के आक्रमण को स्वीकार कर लिया था, राक्षसों के प्रति वफादारी की कसम खाई थी और खुद को उनमें से एक में परिवर्तित कर लिया था। अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से बदलने और जादू का उपयोग करने की क्षमता न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि उन्हें दुष्ट और खिलाड़ियों के सच्चे दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया था। डार्क डेमन्स ने इस जादुई दुनिया को अंडरवर्ल्ड में अतिक्रमण करने के लिए आक्रमण करना जारी रखा, जैसे कि परसोना गेट खोलना या प्राचीन कालकोठरी को मुक्त करना। स्टेला अकादमी जादू योद्धाओं को इसका मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार थी, और वह दुनिया की मूल महिला नायक थी जिसमें ऐसे अंधेरे राक्षसों से लड़ने की क्षमता थी। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो मैं मुख्य किरदार के साथ साथ सहायक किरदारों से जुड़ने के लिए मरना नहीं चाहता था। महिला नायक के पास काले जादू को शुद्ध करने की एक बहुत ही विशेष क्षमता थी,
लेकिन वह मनुष्यों के विश्वासघात को नहीं देख सकती थी और सभी के साथ निर्दोषता का व्यवहार करती थी, जो संभावित रूप से उसके करीबी लोगों को खतरे में डाल सकता था। मुख्य नायक की हरकतें ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं सच्चे अंत तक पहुंचना चाहता था। अगर वे खेलना चाहते हैं तो मुझे उन्हें 1 या 2 चालें सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये दुनिया वीडियो गेम एथवर्ल्ड में एक सेटिंग थी, लेकिन मेरा मानना है कि अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। गेम एथवर्ल्ड मूल रोमांस फैंटेसी उपन्यास द फॉलन प्रिंसेस पर आधारित था। उपन्यास द फॉलन प्रिंसेस आइसेल नाम की एक युवा लड़की के बारे में था, जिसने बचपन में ही अपने पिता और परिवार को खो दिया था और एक जादू अकादमी में पढ़ाई के दौरान खलनायक होन बियोन की योजनाओं के तहत बड़ी हुई थी। आखिरकार सब कुछ उसे पुरुष नायकों में से एक के करीब ले गया, कुछ इस तरह। इस प्रक्रिया में उसकी बदला लेने की आग गायब हो गई और नायिका आइजेल, जो कभी दुनिया में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली थी, को बाद में पुरुष नायक के पीछे शरण लेने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि उसे दुखद अंत लाने और वास्तविक अंत को त्यागने के लिए भी शाप दिया गया था। ये एथवर्ल्ड था जिसने इस सेटिंग को पूरी तरह से लिया। हालांकि गेम की सामग्री मूल संस्करण से पूरी तरह से अलग थी। गेम में एडना नाम का एक नया चरित्र जोड़ा गया था और वह महिला नायक बन गई। गेम की अवधारणा कुछ भी सामान्य नहीं थी। गेम सेटिंग में पात्र एडना आधुनिक दुनिया में एक साधारण जीवन जीने वाली महिला थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने रोमांस उपन्यास द फॉलन प्रिंसेस पढ़ने का आनंद लिया और गलती से इस दुनिया में चला गया। मुख्य नायिका की भूमिका से बाहर किए जाने के परिणामस्वरूप आइजेल को दुखी मालकिन करार दिया गया। क्योंकि इस सेटिंग का नायक एडना था, वह खेल में खेलने योग्य पात्र भी बन गई। तो अब मुझे बस एडना नाम की लड़की से सावधान रहना है। बड़बड़ाहट। तेज आवाज के जवाब में मैंने अपना सिर उठाया और एक विशाल सभागार ने मेरी दृष्टि रोक दी। कमर तक बड़ी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर खड़ा था। उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ी जो काफी हद तक माइक्रोफोन से मिलती जुलती थी और जोश में बोलते हुए इस दौरान लार थूकते हुए बोले, हम अभी भी जादुई दुनिया में काले दानव तबाही मचा रहे हैं। एक जादूगर की नियति दुनिया को अंधेरे में छिपी ताकतों से बचाना है। प्रतिध्वनि जैसी लगने वाली आवाज परिचित भी थी और अजीब भी। मैं बहुत ऊब गया हूँ, वाइस प्रिंसिपल। अकादमी में पहुंचते ही आप अनुशासन के बारे में बात कर रहे हैं। चारों ओर देखने पर मैंने 5 स्तंभों में पंक्तिबद्ध 1000 से अधिक छात्रों को देखा। उन्होंने स्टेला अकादमी की हाई स्कूल वर्दी पहनी थी, जिसका आधार काले रंग की थी और उस पर जटिल सोने की कढ़ाई थी। कहानी को कई बार दोहराने के बाद यह एक ऐसा दृश्य था जिसे मैं अक्सर देखता था, क्योंकि यह स्टेला अकादमी का प्रवेश समारोह था। ये सचमुच अजीब लगता है। जो दृश्य मैंने 3D गेम में देखा था वह एकदम वास्तविकता में बदल गया था। हर छात्र जीवित था और उसमें भावनाएं थीं। मैंने एडना नाम की लड़की को खोजने के लिए अपनी नज़र घुमाई। छोटी लड़की शांति से चारों ओर देख रही थी। वह इतनी मनमोहक थी कि खेल में लवली जैसी कई टिप्पणियां की गईं और हर कोई उम्र या लिंग की परवाह किए बिना चुपचाप उसे घूर रहा था। वह भी आधुनिक युग की है। सबसे पहले मैं उसका सामना करना चाहता था और पूछना चाहता था कि क्या वह सचमुच उस वास्तविकता से आई है जिसे मैं जानता था। इस दुनिया से कैसे बाहर निकलना है या कैसे जीवित रहना है, ये जानने के लिए किसी ऐसे ही आधुनिक व्यक्ति के साथ जुड़ना बेहतर होगा। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि हम में एकता की बेहतर भावना हो सकती है और हम एक दूसरे की अच्छी देखभाल कर सकते हैं क्योंकि हम एक ही आधुनिक युग में रह रहे हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वह किस तरह की महिला थी, इसलिए मैंने ये योजना छोड़ दी। वह इस दुनिया से परिचित किसी अन्य प्रवासी की संभावना को खारिज करने के लिए मेरे दिल पर वार कर सकती है और मैं बिना किसी को पता चले मर जाऊंगा। मुझे और जानकारी चाहिए। पछताने की कोई बात नहीं थी। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो मूल उपन्यास के माध्यम से स्थानांतरित हुई थी, जबकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो मूल खेल के माध्यम से स्थानांतरित हुआ था, जो एक कदम आगे चला गया।
इस तथ्य के बावजूद कि मैं एक स्थानीय दुकान एनपीसी के समान भूमिका वाला एक अतिरिक्त व्यक्ति था। तो मुझे आशा है कि सभी नए खिलाड़ी आज और कल डार्क डेमन्स को हराने के लिए खुद को समर्पित करना जारी रखेंगे। बस इतना ही। इसके बाद उच्च ग्रेड के साथ प्रवेश पाने वाले 4 छात्र और नए प्रतिनिधि शपथ लेंगे। नए प्रतिनिधि और दूसरे से 5वें स्थान पर रहे छात्र पोडियम तक गए। वे क्रमशः हेवन रयांग, ईसेल, एडना और होन बियोन थे। वाह, उन सभी के बाल इतने अच्छे कैसे हैं और वे इतने अच्छे कैसे दिखते हैं। मुझे ठीक पता है। हमेशा प्रतिभाशाली लोग होते थे जिनका हर कोई आदर करता था, मेरे विपरीत, जो 1141 लोगों में से अंतिम स्थान पर था। उनमें से 5 को उत्कृष्ट प्रतिभा वाले असाधारण छात्र कहा जा सकता है, लेकिन उनमें से एक सबसे अलग था। नए प्रतिनिधि मयूसोंग। वह म्यूसोंग था, एक नए प्रतिनिधि जो स्टेला अकादमी के प्रथम वर्ष के प्रमुख बने। वह स्वर्ग के बच्चे वाक्यांश का आदर्श अवतार थे। उनके पास 9 सितारा के दिव्य दायरे तक पहुंचने की दुर्लभ क्षमता थी, साथ ही इस दुनिया में मौजूद सभी विशेषताओं पर नियंत्रण पाने की प्राकृतिक योग्यता भी थी। परिणामस्वरूप मायूसोंग मेरी पहली चिंता थी। भले ही मैं वास्तविक अंत प्राप्त करने में सक्षम न हो पाऊं, लेकिन बुरे अंत से बचने के लिए मुझे मायूसोंग को धर्मी गुट में लाना होगा। मुझे पता था महिला नायिका एडना की भूमिका नेतृत्व करने की थी, जबकि मेरी भूमिका केवल पर्दे के पीछे से मुख्य पात्रों का समर्थन करने की थी। प्रवेश समारोह संपन्न हुआ। प्रवेश समारोह संपन्न होने के बाद जयकारे गूंज उठे। इस बीच मैंने मुख्य पात्रों को देखकर उद्घाटन समारोह समाप्त किया। एपिसोड 2 स्टेला अकादमी में नामांकन पूरा हो गया है। ईएक्सपी की एक छोटी राशि प्राप्त की जाती है। जब स्कूल में होने वाली काल्पनिक चीजों की बात आती है, तो वे बच्चों की कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने दोस्तों के साथ स्कूल में अच्छा समय बिताया। एक आतिशबाजी का प्रदर्शन जो आपके दिल को एक तरफा प्यार से धड़कने पर मजबूर कर देता है। ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। मध्यावधि परीक्षा, अंतिम परीक्षा, मॉक परीक्षा, असाइनमेंट, होमवर्क और दोहराएं। मुझे विश्वविद्यालय से स्नातक हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन मैं हाई स्कूल में वापस आ गया हूँ। ऐसा कहा गया था कि स्टेला अकादमी अधिकांश कोरियाई विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिक कठिन थी, इसलिए मेरा भविष्य पहले से ही अंधकार में लग रहा था। स्कूली जीवन का सार डेटिंग, दोस्त या त्योहार नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। स्टेला अकादमी ने कक्षाओं के पहले दिन एक परीक्षा भी आयोजित की। वास्तव में इसे परीक्षण के रूप में वर्गीकृत करना बहुत सरल था। प्रसिद्ध नामांकन परीक्षा, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी, जिसमें अत्यधिक कठिनाई होती थी, लिखित और व्यवहारिक जादू परीक्षण ने आंतरिक रैंकिंग का मूल्यांकन किया। छात्रों को उनकी रैंक के आधार पर एफए कक्षाओं में व्यवस्थित किया गया था। अधिकांश मुख्य पात्रों को स्वाभाविक रूप से कक्षा एस को सौंपा गया था, लेकिन बाक्यूसियोल को लगभग बिना शर्त कक्षा एफ को सौंपा गया था क्योंकि उनके ग्रेड और युद्ध क्षमताएं भी निचले स्तर पर थीं, इसलिए वह हमेशा घटनाओं में नुकसान में थे। खेल में, मैं पुस्तकालय या वाचनालय में गया और अपने ग्रेड में सुधार करने के लिए एक स्वचालित अध्ययन प्रणाली सक्रिय की, लेकिन वास्तविक जीवन में यह संभव नहीं होगा। परिणामस्वरूप, मैं अपनी मेज पर रखे परीक्षा पत्रों को एकटक घूरता रहा। कहानी खत्म। अलविदा।